नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी की जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज दूसरा चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कल हमने देखे थे भाषा अर्जन एवं अधिगम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज दूसरा अध्याय भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों जो मेरे चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। दोस्तों यहां से भी मैंने सिर्फ वही प्रश्न उठाए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और अभी तक जिसने ये पेडागॉजी का सेक्शन नहीं देखा है, हिंदी पेडागॉजी, संस्कृत, मैथ और पर्यावरण और साइंस की पेडागॉजी जिसने अभी तक नहीं देखी, तो एक ही वीडियो में सारी की सारी पेडागॉजी मैंने कंप्लीट कर दी है, हर विषय की अलग अलग एक वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां से जाकर के उन वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए परीक्षा पद्धति पर, बी बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, सी समय अवधि पर, डी लक्ष्य भाषा पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो मुख्यतः किस पर निर्भर करेंगी? बी पार्ट, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, यानी बच्चों का जो स्तर आयु है यानी मानसिक आयु और शारीरिक आयु, दोनों के अनुरूप जब आप भाषा शिक्षण की विधियां अपनाएंगे तब आप बच्चे को अच्छे से समझा पाएंगे और पढ़ा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता का मतलब होता है पद्य। ठीक है, यानी पद्य। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व ऐसा है जो उसको गद्य से अलग करता है? ध्यान दीजिएगा। ए भाषा सौष्ठव की महत्ता यानी महत्व। ठीक है, बी शब्द भंडार में वृद्धि, सी भाषा प्रयोग की छटाएं और डी गेयता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी गेयता। आपकी जो कविता होती है वो गेय यानी गाकर पढ़ी जाती है, गेयता उसी को कहते हैं जिसे आप गाकर पढ़ सकें। और गद्य जो होता है वो निबंध टाइप होता है, तो इसको जो गेयता होती है वही कविता शिक्षण को गद्य से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? ध्यान दीजिएगा, अर्थ की गहनता को समझने में आ चुके हैं सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, ए द्रुत पठन, बी सस्वर पठन, सी धीमा पठन, डी मौन पठन। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऐसा पठन है जो अर्थ की गहनता को समझने में सबसे अच्छा है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी पार्ट, यानी मौन पठन। जब हम मौन पठन करते हैं यानी खुद से मन में ही पठन करते हैं, मन में ही पढ़ते हैं, तो हम अर्थ की गहनता को अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है। ए पार्ट, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, बी पार्ट भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, सी पार्ट भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, और आपका डी पार्ट क्या है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी पार्ट, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। याद रखिएगा, प्रयोग करने के अवसर देना, खुद से अनुभव करना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ये जहां पे मिल जाए वो बिल्कुल सही होंगे। और त्रुटियां बिल्कुल ना करना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बच्चा शुरू से भाषा कभी भी हो वो त्रुटियां ना करे। ठीक है, बी पार्ट क्या दिए है? हतोत्साहित करना। जहां पे आ जाए तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। आप बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं कर सकते। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, ये दोस्तों प्रमुख उद्देश्य आपके भाषा शिक्षण का नहीं है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण में सहायक है क्या? ए निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, बी शुद्ध भाषा पर बल, सी साहित्य शिक्षण, डी व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो दोस्तों भाषा के शिक्षण में क्या सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। निदानात्मक क्या होता है कि आप बच्चे की समस्याओं को पहचाने। ठीक है, और उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? जो समस्या आप पहचान चुके हैं उनको दूर करें। तो भाषा शिक्षण में ये दोनों सहायक है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। आगे बढ़ते हैं।
छठवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मतलब भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है? अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी, घर में संभव नहीं है। डी, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अत्यंत जटिल प्रक्रिया ये हो ही नहीं सकता। कोई विषय अत्यंत कठिन या जटिल कभी नहीं हो सकता। भाषा की कक्षा में ही संभव है। जहां पे ही मात्र केवल आ जाए वो ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। घर में संभव नहीं है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि घर में संभव है, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है कि विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी आप भाषा शिक्षण की प्रक्रिया संभव है। आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ध्यान दीजिएगा कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? मेन पॉइंट है आपका कविता शिक्षण। तो कविता में अलंकारों की पहचान करना ए पार्ट, बी पार्ट कविता का भाव विश्लेषण, सी पार्ट कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, डी पार्ट कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जब भी कविता शिक्षण की बात आ जाए तो वो चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी, कविता का भावपूर्ण रूप से पाठन और रसानुभूति या आनंदानुभूति, ठीक है, रसानुभूति या आनंदानुभूति करना कविता शिक्षण में सबसे अधिक महत्व इसी का है। ध्यान दीजिएगा, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति या आनंदानुभूति। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दोस्तों, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, बी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, सी अपनी भाषा में समझने या समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, डी सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी पार्ट। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ कोई नहीं रखता जब अपने घर से विद्यालय जाता है, ठीक है। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कोई भी जब स्कूल जाता है तो वो भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता, वो अपनी मातृभाषा का ज्ञान रखता है, ठीक है। अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। जो भी बच्चा विद्यालय जाता है तो अपनी मातृभाषा, जो भाषा उसने अपने परिवेश से सीखी है, उस भाषा में किसी को समझने या समझाने की कुशलता से लैस होता है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बी पार्ट बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, सी पार्ट बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, और आपका डी पार्ट क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या करती है? इसका सही आंसर है डी पार्ट, बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? ध्यान दीजिएगा, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ को गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? ए शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, बी पाठ्य पुस्तक, सी शब्दकोश देखना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश आपके भाषा सीखने और सिखाने के प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का सबसे मुख्य आधार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए जो बहुत छोटी हो, बी जिसमें बहुत सारे पात्र हों, सी जिसमें 2 ही पात्र हों, डी जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो दोस्तों 1 और 2 के बच्चे चित्र देख के ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों कहानी जब चयन करेंगे तो उसका कौन सी शैली होनी चाहिए? चित्रात्मक शैली होनी चाहिए, जिसके शब्दों और वाक्यों और घटनाओं की वर्णन में चित्रात्मक शैली हो, वही एक अच्छी कहानी का हम चयन करेंगे 1 और 2 के बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना, ठीक है, बी बोल बोल कर पढ़ना, सी द्रुत गति से पढ़ना, डी मौन पठन करना। तो दोस्तों सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों की जो पढ़ने की संबंधित झिझक है उसको आप समाप्त कर दें। आगे बढ़ते हैं।
ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। कई बार आ चुका है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ए पार्ट। बी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सी पार्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। ठीक है, सीमित मतलब एक सीमा तक होती है, उसके आगे नहीं। और डी पार्ट आपका क्या है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है। तो दोस्तों चौमस्की के अनुसार कौन सा आंसर सही होगा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उन्होंने यही कहा है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, सी भाषा प्रयोग के अवसर, डी व्याकरण नियमों का स्मरण। तो दोस्तों इसका आंसर आप सही हो समझ ही गए होंगे कि सी पार्ट है, भाषा प्रयोग के अवसर। जहां पर भी अवसर आ जाए, भाषा प्रयोग के अवसर, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, बिना देखे बस उत्तर लगा दें। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे 15वां प्रश्न, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों कैसी, जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। बस आपको कुछ देखना ही नहीं है, अवसर जहां पे मिल जाए अवसर प्रदान करें स्वयं से करके सीखने का, वही बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।